मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। गुड मॉर्निंग। हरे राम, राम राम, हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा। ना, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, स्वास्थ्य नरम ही है। एक दो दिन तो लगेगा ही, फ्लू है तो एक दो दिन तो लेगा ही लेगा। कल फर्स्ट डे था, आज सेकंड डे है। आज का दिन थोड़ा ज्यादा खराब रहेगा, दूसरा दिन थोड़ा ज्यादा खराब रहता है ना। पहला दिन तो होता है तो शुरू हो रहा होता है, दूसरे दिन चरम पे होता है, तीसरे दिन फिर ढलना शुरू होता है। तो आज दूसरा दिन है तो आज थोड़ा सा ज्यादा परेशान करेगा। तो हाँ, आज इस स्वास्थ्य की वजह से आज मैंने 2 क्लासेस तो कंटिन्यू रख ली, कि 2 क्लासेस तो हो जाएंगी और तीसरी क्लास जो है वो अपन रात को रख लेंगे, ताकि दोपहर का मुझे टाइम मिल जाएगा रिकवर करने में। तो शाम तक थोड़ा बहुत इतनी हिम्मत हो जाएगी, एक क्लास और ली जा सके। 3 क्लास एक साथ लेना तो आज हिम्मत नहीं है, उतना स्वास्थ्य साथ नहीं देगा। तो 2 क्लास कंटिन्यू अभी कर लेंगे और एक तीसरी क्लास जो है वो रात को कर लेंगे, इसलिए मैंने टाइम उसका रात को 8 बजे रखा है। क्वालिटी देखिए कम ही है, वो 240 पे ही चलता है, उसमें आप सेट कर सकते हैं। जब आप रिकॉर्डेड में जाते हैं तो रिकॉर्डेड में वो देता ही है 360, 240, 480, वो सारे ऑप्शन है उसमें। अच्छा, 360, पता नहीं, तकरीबन मेरा वीडियो शायद 300 MB का या 350 MB का वीडियो होता है। एक जो क्लास होती है वो शायद 300 MB के आसपास की रहती है, और वो भी शायद मेरे ख्याल से हाई क्वालिटी पे 300 MB है। शायद लो क्वालिटी पे तो वो और भी छोटी हो जाएगी, है ना। तो देख लीजिएगा आप लोग कैसे क्या है। मैं और देख लेता हूँ क्या क्या ऑप्शन है। अच्छा, 360 का दिया है, 360 तक लास्ट है। और 360 तक लास्ट है तो शायद उन लोगों ने ये भी सोचा होगा कि शायद 240 पे साफ दिखता नहीं होगा, क्योंकि हमारे देखिए जो कंपनी कर रही है क्लास प्लस, जिसके जरिए हमारा ऐप काम करता है, जो टेक्निकल हमारे सपोर्टर है, क्लास प्लस, अब वो पूरे भारत में चलाते हैं। आप लोग तो मोटा मोटी देखते ही हैं, ज्यादातर ऐप जो है वो क्लास प्लस की है, क्योंकि लगभग लगभग 1.25 लाख से ज्यादा टीचर्स हमारी तरह उनसे जुड़े हुए हैं, और तकरीबन 5 करोड़ स्टूडेंट जो है वो पूरे ऑल ओवर भारत में क्लास प्लस के ऐप के जरिए पढ़ाई करते हैं, 5 करोड़, है ना। और तो उससे बड़ी कंपनी तो जैसे गूगल है, वैसे भारत की सबसे बड़ी कंपनी क्लास प्लस ही है। और क्योंकि 5 करोड़ स्टूडेंट मायने रखता है, और 1.25 लाख से ज्यादा टीचर्स मायने रखता है।
तो इतने लोग उनके पास है, तो वो सारी चीजें सोचते होंगे, हर चीज ध्यान में रखते होंगे भी क्या होना है। शायद 240 का ऑप्शन न देने के पीछे कारण ये रहा होगा कि शायद क्वालिटी बिल्कुल गिर जाती होगी या ऐसी क्वालिटी हो जाती होगी। अब यूट्यूब से कंपेयर मत करिए, यूट्यूब पे जो वीडियो होते हैं वो पढ़ाने के वीडियो के बजाय और वीडियो भी होते हैं, है ना, उसमें इतना वो क्लास स्पेसिफिक वीडियो नहीं होते, तो शायद उस वजह से उन्होंने रखा होगा। वरना जहाँ 360 दिया वहां 240 भी दे सकते थे, तो नहीं दिया तो कुछ और भी, हाँ वही कह रहे हैं। तो वो कुछ उन्होंने सोच समझ के ही रखा होगा कि भाई 240 पे दिक्कत आ रही होगी, या 240 पे हमारा कंटेंट पढ़ाने का है, हमारा कंटेंट कोई कॉमेडी कंटेंट नहीं है, कोई सॉन्ग का कंटेंट नहीं है, तो पढ़ाने का कंटेंट है। और पढ़ाने के कंटेंट में मिनिमम आपको इतना तो रखना ही पड़ेगा कि बच्चा साफ देख सके, जो दिखाई दे वो साफ दिखाई दे, आवाज साफ जाए, ये दोनों चीजों की क्लैरिटी हो, एटलीस्ट सुनने में आए, समझने में आए, पढ़ने में आए। तो शायद 240 इसके लिए बेहतर नहीं होगा, तभी उन्होंने ऐसा किया होगा। हाँ वो सारे ही ऐसे ही हैं, मैंने बता दिया ना, 1.25 लाख टीचर्स, आप सोचिए 1.25 लाख। और वो मुझसे बहुत अच्छे अच्छे, मतलब बड़े साइज वाले टीचर्स हैं जो क्लास प्लस पे जुड़े हुए हैं, तो 5 करोड़ मायने रखता है। आप कल्पना करके देखिए, 5 करोड़ स्टूडेंट किसे कहते हैं क्लास प्लस के प्लेटफॉर्म पे, तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म ऑलरेडी ये है। तो ये सारी टेक्निकल चीजें करते रहते हैं, और डेली जो लाइव क्लास लेते होंगे वो सोचे कितने बच्चे लेते होंगे, तो इन लोगों ने वो सारी चीजें जोड़ बाकी कर रखी होगी। अब मैं इनको समझाऊं, इनको क्या समझाऊं, अब डेली 5 करोड़ लोगों को डील करते हैं ये, तो इनको तो पता होगा कि क्या सही है क्या नहीं। ठीक है, चलो आ जाओ, अब आते हैं प्रैक्टिस के ऊपर। हमने कल इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दी थी, और प्रैक्टिस करते करते, 1 मिनट रुकिए, इसको मैं सेव कर देता हूँ, मुझे पहले वाला स्लाइड खोलनी पड़ेगी। तो हमने शायद कल 7-8 क्वेश्चन कर लिए थे, 7-8 क्वेश्चन शायद हो गए थे, या 8-9 हो गए थे। अभी देख लेते हैं और उसके आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ, अब ये देखो सब चीजें आएंगी, जीवन सब दे के जाएगा आपको, सारे स्वाद जो है ना वो चखा के जाएगा। जीवन बड़ा कमाल है। अगला क्वेश्चन नंबर, अच्छा 10 कर लिए, बढ़िया, बहुत ही अच्छा, 10 हो गए थे, हाँ बढ़िया। फिर 11वां क्वेश्चन कर रहे हैं, कौन सा कथन सत्य है, निम्न में से सत्य कथन कौन सा है। बड़े बारीक बारीक सा डिफरेंस होता है, बहुत अच्छे क्वेश्चन लगते हैं मुझे ये। और पेपर की दृष्टि से अगर ये डाले जाते हैं तो बहुत सुंदर क्वेश्चन है ये, क्योंकि इनमें क्या होता है, एक मामूली सा डिफरेंस होता है। अब देखो, अब यहाँ पे अगर किसी को प्रॉपरली याद है, अगर किसी को प्रॉपरली याद है तब तो वो उसको कर लेगा, वरना ये माइनस प्लस का जो झंझट है ये ले बैठेगा, कि डेल्टा आगे था, नेबला पीछे था, या माइनस था, प्लस था, क्या था, हल्का हल्का सा बारीक बारीक सा डिफरेंस, और इतना डिफरेंस तो ऑलरेडी आदमी भूल ही जाता है, इतनी छोटी छोटी बातें तो भूल ही जाता है, और इतने में बस सवाल तैयार हो गया। अब इनमें से कौन सा सत्य है, याद करिए। तो इसका हाँ बिल्कुल सही, ये तीनों ही गलत है।
एक्चुअल में डी सही है, क्योंकि इसका जो सही रिलेशन है वो है डेल्टा पहले आता है, फिर नेबला आता है, और वो भी माइनस में आता है, और ये बराबर हो जाते हैं डेल्टा नेबला। ये होता है इसमें, डेल्टा माइनस नेबला होता है। डेल्टा पहले रहता है, नेबला बाद में रहता है, और माइनस में रहता है। डेल्टा माइनस नेबला बराबर डेल्टा नेबला। तो ये बहुत अच्छा सवाल हो गया, क्योंकि बारीक सा अंतर है, इतना अंतर बहुत होता है कंफ्यूज करने के लिए। ये देखो, ये हमने व्युत्पन्न किया था, डेल्टा माइनस नेबला बराबर डेल्टा नेबला। तो ये क्या होता है, छोटा सा दिखने में जब याद करते हैं तब तो लगता है हाँ याद हो जाएगा, लेकिन जब सवाल बनाने वाला बनाता है तो वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। भाई डेल्टा आगे था, नेबला आगे कर दिया, इतने में तो वो अगर एकदम ध्यान देके नहीं याद किए, ध्यान देके नहीं समझा है उसको, तो इतने में तो हो जाएगी गलती। तो डेल्टा माइनस नेबला और डेल्टा नेबला। तो ये बढ़िया हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये क्वेश्चन, कौन सा रिलेशन है? एक चीज ये भी है जो मैं बार बार समझाता हूँ कि आज आपको याद है, क्योंकि आज आप न्यूमेरिकल एनालिसिस ही पढ़ रहे हैं, आज आप यही पढ़ रहे हैं तो आपको याद रहेंगे ही रहेंगे, है ना। अगर भूल रहे हैं तो हो सकता है आपने ध्यान नहीं दिया होगा इसलिए भूल रहे होंगे, लेकिन अभी तो कंटिन्यू चल रहे हैं, हम प्रोसेस में हैं। अब अगर इसी चीज को अगर हम लॉन्ग टर्म पे देखें, 1 महीने बाद देखें या 2 महीने बाद देखें, तो सोचिए 2 महीने बाद इनकी क्या हालत हो जाएगी। 2 महीने बाद क्या हो जाएगी, अगर कल पर आज इसको कल किया है, आज पढ़ रहे हैं, लगातार चल रहा है, उसमें भी अगर छोटी मोटी कंफ्यूजन है, तो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद क्या होगा। तो इसका मतलब है इन पे ध्यान रखो कि ये जो चीजें हैं जो फ्रिक्वेंटली भूल रहे हैं हम, उन पे ज्यादा फोकस करो, उन पे रिवीजन करते रहो। एटलीस्ट फॉर्मूलों को तो देखते ही जाओ, ताकि वो चीजें टिकी रहे, और 2-3 बार देखोगे तो स्थायी हो जाएंगी। अब इसमें था, कौन सा था? इनमें से गलत कौन सा है? खतरनाक है यार ये तो जबरदस्त है। हाँ ये गलत है बिल्कुल, ये फर्स्ट वाला गलत है। ये गलत है, क्योंकि इसका जो सही है वो ये है, आई प्लस डेल्टा और आई माइनस नेबला है बराबर आई, ये सही है। इसका सही रूप ये है ना, वो गलत है। इसका जो सही रूप है वो है आई माइनस नेबला, क्योंकि जब आई प्लस डेल्टा होता है, ये तो बन जाता है आपका ई, और ये आपका बन जाता है ई इनवर्स, और ये दोनों मिला के ई की पावर 0 बना लेते हैं, और ई की पावर 0 बराबर आई आ जाता है। ये ऐसे होता है, और ये सही है। ये तो हो ही गया, क्योंकि इसका सही रूप ये हो ही गया, इस वजह से ये तो सही है। ये भी सही है कि ई बराबर ई की पावर एच डी होता है। और डी भी सही है, क्यों? क्योंकि अगर हम इसके आरएचएस पार्ट को लें, इसके आरएचएस भाग को लें, तो ये हो जाएगा हमारा ई इनवर्स, क्योंकि आई माइनस नेबला जो है, आई माइनस नेबला जो है वो हमारा ई इनवर्स हो जाएगा, माइनस आगे आ जाएगा, ये 1/h हो जाएगा, ये लोग ई हो जाएगा। ई की जगह ये वाला मान रख दो,
1/h log e की जगह e की पावर hd, hd आगे आ जाएगा 1/h इंटू hd log e, h से h कट गया, d log e का मान 1, तो LHS बराबर आ गया RHS। तो इसका मतलब ये भी सही है। ठीक है, हाँ, और भी तरीके से कर सकते हो, बहुत मजेदार खेल है ये तो। जितना आप तरीके अलग अलग तरीके लगा के व्युत्पन्न करोगे उतना अच्छा रहेगा। जैसे इसी को व्युत्पन्न, सी जो है, सी तो है ही हमारे पास, तो ये हो गया ई बराबर ई की पावर एच डी, दोनों तरफ इनवर्स लेने पर ये ई की पावर -1 ई की पावर माइनस एच डी, ई इनवर्स हो गया आई माइनस नेबला ई की पावर माइनस एच डी लोग ये माइनस एच डी आगे लोग ई और लोग आई माइनस नेबला ये डी हो गया। तो आप ऐसे भी उत्पन्न कर सकते हैं और ऐसे देख भी सकते हैं कि LHS बराबर RHS है, दोनों से ही से चेक किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन ये है कि अगर px एक n घात का बहुपद हो, px जो है वो एक n घात का बहुपद हो, तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? अगर px एक बहुपद है n घात का, तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें हम जो यूज करेंगे वो होगी अंतरकलन की मूलभूत प्रमेय, अंतरकलन की मूलभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फाइनाइट कैलकुलस, जो कि कहती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फाइनाइट कैलकुलस, जो हमें कहती है कि अगर px n घात का बहुपद है तो nवां अंतर इसका अचर हो जाएगा। अगर px एक पॉलिनोमियल है ऑफ ऑर्डर n, तो इसका nवां अंतर अचर हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये भी बता सकते हैं, लेकिन बड़ी बात, सुंदर चीज तो ये है कि वो कांस्टेंट होगा, ये उससे भी ज्यादा अच्छी बात है। होगा कितना? ये इतना होगा, फैक्टोरियल n h की पावर n, और इंटू इंटू वो वाला पद भूल जाता हूं मैं कई बार, जो ए एन जो है, ए एन कौन है? x की पावर n का गुणांक। कई बार हम एक मान बैठते हैं और कई बार वो एक नहीं होता, ए एन है x की पावर n का गुणांक। जब आप इस बहुपद को खोलोगे तो इस बहुपद में जो भी आपका x की पावर n का गुणांक है, x की पावर n का गुणांक आएगा वो a n होगा। नॉर्मली क्या, कई बार ये हम ये मानते हैं कि जो सबसे बड़ी पावर का गुणांक होगा वो एक होगा, ज्यादातर एक होता है, लेकिन ज्यादातर एक होता है इसका मतलब हमेशा एक होता है, वो तो सही नहीं है ना, तो वो थोड़ी सी गलती रह जाती है। तो ये ए एन उसके लिए आया है कि वो जो भी अधिकतम इसमें जो एन पावर आएगी, जब भी एन पावर आएगी तो जो गुणांक आएगा वो गुणांक साथ में आएगा। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुपद है और ये मान लो एन घात का बहुपद है, तो a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर
एन डैश 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 ए एन एस एन। तो ये जो एक्स एन एक्स की पावर एन वाला पद है, इसका जो गुणांक है वो ए एन हो गया, फैक्टोरियल एन एच की पावर एन इंटू ए एन। ए एन कौन है? एक्स की पावर एन का जो गुणांक है वो ए एन है, ये साथ में आता है। अब पर में आगे कहती है कि अगर ये अचर हो गया है, एन अंतर ही अचर हो गया है, अब आपने अगर और अंतर निकाला, आपने अंतर का अंतर एक बार और निकालने की कोशिश की, तो ये कांस्टेंट हो चुका है ना। अगर कोई चीज अचर हो जाती है तो अंतर खत्म हो जाएगा। मैं आपसे पूछूं कि सन 2000 में जो पाई का मान था, सन 2024 में जो पाई का मान है, उसमें कितने का अंतर आया होगा? तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट में अचर कैसे अंतर कैसे आ सकता है? अचर चीजों में अंतर कैसे? अचर का मतलब ही होता है जो समय से परे चली गई। अब आप कह ही नहीं सकते कि पहले इसका मान ये था, अब तो कोई चीज घट रही है, बढ़ रही है, चर है, तो उसके मान में कमी या वृद्धि होगी, अंतर आएगा। अंतर तब आता है ना जब कोई चीज चर हो, वेरिएबल हो। अगर कोई चीज अचर हो गई तो उसके मान में कोई बदलाव आना ही नहीं है। अब उसको परिवर्तन निकालोगे तो परिवर्तन होता ही नहीं है। अब पाई के मान में मैं कहूँ कितना परिवर्तन हो गया, सदियों सदियों तक कोई परिवर्तन हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो अचर मान लिया गया। अचर मान लिया मतलब वो बदलेगा ही नहीं। अब वो बदलेगा ही नहीं तो परिवर्तन हमेशा उसमें जीरो ही आएगा। ठीक है ना? क्लियर है? बढ़े आगे। अगला सवाल, ये भी बढ़िया सवाल है, कोशिश करो, ट्राई करो। अब ये क्या, ऊपर आप जो ब्रैकेट्स हैं उनको ओपन कर लो। अगर मैं ब्रैकेट्स ओपन करूं पहले, तो ए एक्स माइनस वन को एक बार छोड़ देता हूं, क्योंकि 3 ब्रैकेट है, एक साथ तो खुलेंगे नहीं। तो पहले ये वाले 2 ब्रैकेट्स ओपन कर लेता हूं, फिर बाद में तीसरे वाला ओपन कर लूंगा। पहले इन 2 को निपटाते हैं। तो ये हमारे हो जाएंगे बी सी एक्स की पावर 5 माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस 1। अब इससे गुणा कर दो तो ये हो जाएगा ए बी सी एक्स की पावर 6 माइनस ए बी एक्स की पावर 3 माइनस ए सी एक्स की पावर 4 प्लस ए एक्स। ए बी सी एक्स की पावर 6, ए बी एक्स की पावर 3, ए सी एक्स की पावर 4 और ए एक्स। बी सी एक्स की पावर 5 माइनस माइनस प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स क्यूब और माइनस 1। अब डेल्टा 6 को अंदर जाने दो, अचर बाहर आ जाएंगे, ए बी सी बाहर, डेल्टा छठा अंतर एक्स की पावर 6 का, ए बी बाहर 6 एक्स की क्यूब।
ये रेखिक परगुण हमने लगा दिया, अंतर का रेखिक परगुण जो कहता है अचर बाहर आ जाएंगे, प्लस माइनस अलग अलग हो जाएंगे और सबका अलग अलग अंतर निकल जाएगा। सबकी बारी आ गई, कोई छुटा तो नहीं। 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे पद आ गए। अब यहाँ पे हम लगा देंगे सीधी हमारी पर में, है ना, मूलभूत पर में लगा देंगे। मूलभूत पर में कहती है कि भाई अगर 6 पावर है और छठा अंतर निकाल रहे हो, 6 ही पावर है, छठा अंतर निकाल रहे हो, तो ये फैक्टोरियल n आ जाएगा, n का मतलब 6, फैक्टोरियल 6 आ जाएगा और h की पावर 6 आ जाएगी और गुणांक आ जाएगा। तो x की पावर 6 का गुणांक तो 1 है, या ABC था वो तो पहले बाहर आ चुका, ये खत्म। लेकिन अगर आपने छोटी पावर पे बड़ा अंतर निकाला तो वो 0 आ जाएगा। छोटी पावर बड़ा अंतर 0, है ना। आप ज्यादा से ज्यादा अगर अंतरकलन की मूल प्रमेय को पढ़ें और दूसरे तरीके से पढ़ें तो वो क्या कह रहे हैं कि अगर n घात का बहुपद है तो आप ज्यादा से ज्यादा nवां अंतर निकाल सकते हैं। उससे ज्यादा अंतर निकालेंगे, अगर पावर से ज्यादा अवकलन निकालेंगे, अंतर निकालेंगे तो वो 0 जाएगा। पावर से ज्यादा अंतर निकालेंगे तो फिर वो 0 जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो 3 पावर है, छठा अंतर है, 4 पावर है, छठा अंतर है, तो 0 होना ही है, ये भी 0 हो गया। यहाँ पे भी देख सकते हो 1 पावर है, x पे पावर 1 है, 1 घात का है और छठा अंतर निकाल रहे हो। 5 पावर पे छठा अंतर, 2 पावर पे छठा अंतर, 3 पावर पे छठा अंतर और 1 पावर पे छठा अंतर, मतलब 0 पावर पे छठा अंतर। तो ये सारे के सारे कितने हो जाने हैं लास्ट में? 0 डैश डैश। और आपके पास बच जाएगा सिर्फ ये। और h का मान क्वेश्चन ने हमें 1 दिया हुआ है, h का मान 1 रखने पर ये हो गया 720 ABC, h का मान 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, इस बहुत अच्छा सवाल है, बहुत सुंदर सवाल इसलिए कि अंतरकलन को बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है इन लोगों ने। अंतरकलन की जो मूलभूत प्रमेय है उसका इस्तेमाल देखो कितना शानदार किया है कि भाई वो क्या कह रही है प्रमेय, वो यही तो कह रही है कि जितनी घात का बहुपद है आप उतना अंतर निकाल सकते हैं और उसके बाद वाला अंतर निकालेंगे तो फिर वो 0 जाएगा। तो यानी कोई बहुपद का अंतर उतनी ही तक सीमित हो सकता है, उतना तक ही लास्ट आ सकता है जहां तक उसके ऊपर पावर है। 6 पावर है तो छठा अंतर लास्ट होगा, सातवां अंतर 0 जाएगा, आठवां 0, नौवां 0, फिर ऊपर चाहे कितने जाओ फिर वो 0 जाएगा। लास्ट अंतर उसकी पावर तक होगा, उसकी पावर तक कोई सेंस रखेगा और उसके बाद 0 जाएगा, मतलब फिर वो खत्म हो जाएगा। तो यही चीज हमने यहाँ पे यूज कर ली। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे इस पावर को देखिए, इस पावर को क्रम गुणित पावर कहते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक पावर को समझते हैं जिसको कहते हैं क्रम गुणित घात। एक होती है सामान्य घात, एक होती है क्रम गुणित घात। सामान्य घात और क्रम गुणित घात, आगे हम इसको यूज भी लेंगे, बहुत सुंदर चीज है ये। सामान्य घात और क्रम गुणित घात, देखो एक तो हमेशा गणित में याद रखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, गणित में हमने चीजों को परिभाषित किया है। ये कोई धरती पे बनी बनाई नहीं थी, हमने परिभाषित किया है। यहाँ जो भी कुछ भी बना हुआ है, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, वो सब कुछ हमारे द्वारा तय किया हुआ है। तय किया हुआ को समझिए, तय किया हुआ मतलब हमने इसको बनाया है, हमने ये माना है कि ये ऐसा होता है, हमने इसको रूप दिया है, हमने इसको परिभाषित किया है। यहाँ कोई डिवाइन इंटरवेंशन नहीं है, कोई देवी देवता नहीं आए या कोई बड़े आके यहाँ पे किसी ने इंटरवेंट नहीं किया। हमने खुद तय किया है कि हम इसको ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे बोलेंगे, इसको ये बोलेंगे, इसको ये लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे। 2+2 कितना होता है ये हमने तय किया है। 2+2 कितना होता है? 4 होता है। अगर कोई पूछे कि ये कैसे हुआ, तो ये हमने तय किया है। हमने तय किया कि 2 2 4 होता है, इसलिए 4 होता है।
हमने तय किया है कि 2 2 4 होता है, हमने तय किया कि 1 के बाद 2 आएगा, हमने तय किया 2 के बाद 3 आएगा। ये हमारे द्वारा तय किया गया सिस्टम है। गणित हमारे द्वारा, ये बड़ी एक विचित्र चीज आ जाती है कि आपके द्वारा तय किया गया। हाँ, आपका यहाँ शब्द, मेरा शब्द का मतलब मानव सभ्यता से है, जहाँ पे मैं मानव सभ्यता का रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे बोल रहा हूँ कि मैं जब, जैसे लोकसभा में देखिए, लोकसभा में जब आपका एमपी बोलता है तो वो नहीं बोल रहा होता, वो एक लोकसभा का क्षेत्र बोल रहा होता है, क्योंकि हमने उसको भेजा है, हमने उसको भेजा, तो वो जो भी बोल रहा है वो उस लोकसभा का हर व्यक्ति बोल रहा है, क्योंकि चुन के तो वही गया ना, चुन के वही गया, तो पूरा लोकसभा क्षेत्र तो वहां नहीं जा सकता, वो व्यक्ति जाएगा। तो अब जो भी वो बोल रहा है, जैसे राष्ट्र प्रधानमंत्री बोलते हैं, तो अगर विदेशों में कुछ बोल रहे हैं तो वो पूरा देश बोल रहा है, वो प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हमने प्रधानमंत्री को चुना है बोलने के लिए, तो वो बोल रहे हैं, तो वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है। तो यहाँ जो मैं बोल रहा हूँ वो मानव सभ्यता के तौर पर बोल रहा हूँ कि हमने तय किया है, हमने ये तय किया कि 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 1 + 1 2 होंगे। ये हमारे द्वारा तय किया गया सिस्टम है। तो गणित पूरे तरीके से हमारे द्वारा तय किया गया सिस्टम है, हमने तय किया है। इसकी जो एग्जाम्स है, जिसको अभिगणित कहते हैं, कि 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, इनको अभिगणित कहते हैं। रियल नंबरों में पढ़ाया भी था मैंने आप लोगों को कि ये जो सारा तंत्र है, ये हमारे द्वारा सेट किया गया तंत्र है, और हमारे द्वारा सेट किए होने की वजह से लगातार आप इसमें नए तरीके भी बना सकते हैं, नई चीजें भी बना सकते हैं, क्योंकि कोई सही गलत का आधार नहीं है इसका, ना ये सही है ना ये गलत है। जैसे क्रिकेट के नियम है, ना वो सही है ना वो गलत है। कोई कह सकता है क्रिकेट के नियम सही है? नहीं। गलत? नहीं। ना सही है ना गलत है। समझ रहे बातों को? ना वो सही है ना वो गलत है। समझ, एक चीज यहाँ पे गौर की मेरी बात में, जो मैंने अभी दोबारा कहा, दोबारा कहता हूँ, क्या कोई बता सकता है कि गणित के जो क्रिकेट के नियम है वो सही है या गलत है? सही है या गलत है? नहीं, वो सही गलत में है ही नहीं, वो सही गलत में है ही नहीं। गेम खेलना था, क्रिकेट खेलना था, एक गेम खेलना था, आप नियम बनाते हैं, सही गलत का कोई मतलब ही नहीं रखता। आप एक गेम खेलते, गली में भी खेलते हैं आप, जब गली में आप खेलते हैं तो आप परिस्थितियां देखते हैं और नियम बनाते हैं कि भाई अगर उड़ती हुई घर में चलेगी तो आउट भी होगा और बॉल भी वही लेकर आओगे जिको मारिए। क्या सही है गलत है? कोई सही गलत नहीं होता। नियमों, जो शुरुआती नियम होते हैं, उनका सही गलत से परे होते हैं वो। आपको गेम खेलना है, आपको गली में गेम खेलना है, अब आप देखते हैं परिस्थितियों को और उसके हिसाब से आप अपने नियम सेट करते हैं। कोई भगवान नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, या कोई आकाशवाणी नहीं हो रही है कि ये कर लो। आपने भी किया है, बचपन में आपने भी किया, आप जब स्कूल में गेम खेलते थे तो आप लोग अपने खुद के नियम बनाते थे। आप बता सकते हैं कि वो सही थे या गलत थे? नहीं, कोई सही गलत नहीं था, वो गेम खेलना था, उसको आपने बना, है ना। मैं बढ़ता रहा गेम बनाता। मैं स्कूल जब जाता छोटा क्लास में, तो एक वो राग था, स्लेट राग था, भी स्लेट पे एक बढ़तो, बढ़ता का मतलब, तब थे के बोलो ने, स्लेटी बोलो ना, अब थे बिन के बोलो भाई, जो स्लेट के ऊपर लिखते हैं उसे स्लेटी कहते हैं क्या, या क्या कहते हैं? मारवाड़ी में तो भरतो बोले। भरतो जो तो भी ने एक बार पट्टी राखता और दो भाई लाए, खड़े हो जाता और अट्टू बढ़ता नहीं है, रुड़काता भी के ऊपर, और वो आपको भरतो आगे रख देते। अगर भरतो भिड़ गयो तब तो वो मैं जीत जाता, और नहीं भिड़ियो तो मालो चले जाता। तो सिंपल नियम। क्या आप बता सकते हैं सही है गलत है? तो ये सही गलत में है ही नहीं। भरतो ही बोला ना, ठीक है, भरतो बोला। अच्छा, बट्टी बोलते हैं कई जगह, ठीक है, तो समझ तो गया ना, भरतो बट्टी जो भी है। तो हमने गेम बनाया, क्योंकि हम खाली बैठे, क्लास होती को नहीं, जब बैठे 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 गेम बना लिया कि भाई ठीक है। शायद ये चालता भी है, बहुत सारे गेम बनाते हैं हम। टिकटॉक वाला आता है, वो क्रॉस और जीरो वाला होता है, कितने सारे बना रखे हमने। वो भी हम बनाते थे, डॉट 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 मिला देते थे, फिर डॉटों को मिलाया करते थे। सोचिए ये गेम, इस गेम की महत्ता को समझिए कि यहाँ पे आपने नियम बनाए अपने हिसाब से, आपको जो सूट करे, जो ज्यादा आपको सही लगे, आपने वो शुरू कर ली। इनका सही और गलत से कोई लेना देना नहीं है। अब कोई यहाँ पे जज बैठे, है ना, कोर्ट यहाँ पे खुले और कहे हम देखेंगे ये सही है या गलत है, सही गलत नहीं होते। गेम खेलना है, कुछ तो बनाना ही पड़ेगा। गेम खेलना है, कुछ तो बनाना ही पड़ेगा। आपने नियम बनाए हैं, वो गेम खेलने के लिए बनाए हैं, तो उनका सही और गलत से कोई लेना देना नहीं है। परिस्थितियां आपने देखी, अब बैठे थे क्लास के माने क्रिकेट कौन खेल सका, तो कोई और गेम ईजाद कर दियो, बिका अलग नियम बन गया। अगर थाने कोई गेम से परेशानी है तो ते नयो गेम बना लियो। अगर किसी को क्रिकेट नहीं खेलना, मत खेल, फुटबॉल खेल ले। बोले फुटबॉल भी नहीं खेलना, वॉलीबॉल खेल ले। वॉलीबॉल नहीं खेलना, बास्केटबॉल खेल ले। बोले कोई से कौन खेलूं, तो तेरे खुद को बना ले, तेरे खुद को गेम बना ले, बात खत्म।
तो कितना बेहतर तरीका है। तो सही और गलत में कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ कोई नहीं है कि तलवार काट दे, वहां जज बैठेगी, सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठेगी, तय करेगी कि सही है गलत है। तो सही गलत है ही नहीं, नहीं पसंद है कुछ और बना लो, और गेम बना लो। तो मैथमेटिक्स इतनी फ्लेक्सिबल है, वैसे जैसे आपके गेम होते हैं, मैथ वैसी फ्लेक्सिबल है। लेकिन एक जगह फ्लेक्सिबिलिटी खत्म होती है, अगर आप क्रिकेट भी खेलना चाहते हैं और नियम भी नहीं मानना चाहते, बटे भाई फिर राड़ हो जाएगी, फिर राड़ हो जाएगी। देख, क्रिकेट नहीं पसंद है, क्रिकेट का नियम नहीं पसंद है, मत खेल, तेरा नयो क्रिकेट बना ले, और वो क्रिकेट खेल ले तो फिर जिया बताया है, जिया नियम बताया है, बिया खेल। ठीक है, तो ये बहुत सुंदर चीज है जिसको समझना जरूरी है, कि लोगों को लगता है कि गणित स्टिक है, हार्ड है, डिफिकल्ट है, मतलब रिजिड है। वो रिजिड नहीं है, वो एक बार नियम सेट करने के बाद रिजिड है। एक बार आपने नियम सेट कर दिए, उसके बाद वो रिजिड है, और ये होना भी चाहिए, ये होना भी चाहिए। जैसे क्रिकेट का मैच शुरू होता है तो आप नियम पहले बनाते हैं ना, या गेम के बीच में बना लेते हैं, गेम के बीच में आईसीसी का फोन आया है, हमने नियम बदल दिया, होता है ऐसा? होता है? सोचिए, क्रिकेट को देख लीजिए, गणित को मत देखिए, क्रिकेट को देख लीजिए। आपको क्रिकेट के नियम रिजिड है? क्या रिजिड है? एक बार गेम जब शुरू हो गया तो फिर तो वो नियम फिक्स हो गए ना, ताकि प्लेयर उन नियमों से खेल सके। अब अचानक बीच के मैदान में आप कह दो नियम चेंज, पहली टीम 50 ओवर खेलेगी, दूसरी टीम 30 ओवर खेलेगी, या पहली टीम के 10 प्लेयर खेलेंगे, दूसरी टीम के 5 प्लेयर खेलेंगे, नियम चेंज हो गया। ऐसा थोड़ी हो सकता है। हाँ, गेम पूरा हो जाए, खत्म हो जाए, आप नियम चेंज कर लो, अगले गेम को नए नियम से करवा लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बार गेम स्टार्ट होने के बाद में आप उसमें नियम चेंज नहीं कर सकते, फिर वो रिजिड सिस्टम हो जाता है। गणित भी बिल्कुल वैसा ही है। एक बार आपने गणित को बनाया, किसी भी गणित को बनाया, एक बार आपने उसके नियम सेट किए, वो स्थिर हो गए, फिर वो चेंज ही नहीं कर सकते आप। अब गणित में दिक्कत ये है, क्रिकेट में तो क्या होता है, 50 ओवर के बाद या 30 ओवर के बाद या 20 ओवर के बाद गेम खत्म हो जाता है। गणित में एक ब्रांच खुल जाती है, वो खत्म नहीं होती, फिर वो खत्म नहीं होती, इसलिए गेम बीच में नियम चेंज नहीं हो सकते। तो गणित में अगर एक बार आप एक शाखा खोल देते हो, एक गेम खोल देते हो, गणित के गेम एंडलेस है। इस वजह से अगर एक बार एक गेम खेल लिया आपने, शुरू कर दिया, तो उस गेम में आप कोई नियम नहीं चेंज कर सकते, फिर आपको एक नया अलग गेम बनाना पड़ेगा, क्योंकि गणित का गेम खत्म नहीं होता, गणित का कोई भी एक गेम खत्म नहीं होता। तो एक बार नियम सेट हो गए तो हो गए, फिर आप बीच में उसको चेंज नहीं कर सकते। हाँ, नया गेम बना के चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारी गणित है, उसमें एक और एक दो होता है, होता है, हमारी गणित में एक और एक दो होता है, और हम नहीं बदल सकते। लेकिन अगर बूलियन अलजेब्रा में जाते हैं तो एक और एक एक होता है, बूलियन अलजेब्रा में एक प्लस एक एक होता है। लेकिन क्या एक प्लस एक अब यहाँ एक हो सकता है? नहीं, क्योंकि यहाँ ये गेम स्टार्ट हो चुका है, हमारे यहाँ वाला गेम स्टार्ट हो चुका है, इसमें एक और एक दो ही रहेगा। और इस गेम को जब तक खेलोगे एक और एक, क्योंकि गेम रनिंग है। अब अगर मैंने नियम चेंज किए तो सगलों बिगाड़ दूंगा, पाइथागोरस पाइथागोरस सना खराब कर दूंगा मैं। अगर अब मैं गेम चेंज कर दियो, या नियम चेंज कर दिया एक, अब चेंज कर दिया, तो पाइथागोरस सब झूठा हो जाएगा, थेल थाल सब बेकार हो जाएगा। इसलिए अब आप नियम चेंज नहीं कर सकते, अब आपको एक फिक्स नियम ही चलाने पड़ेंगे। हाँ, हाँ, चिंता मत करो, घबराने दरकार को नहीं। थाना गेम नहीं पसंद है, एक नियम नहीं पसंद है, तो थारी नयो गेम बना लो, जिसमें एक प्लस एक एक हुआ है, या थे कुछ भी कर सको, एक प्लस एक जीरो हुआ है ना। आप लोगों को याद होगा जो बूलियन रिंग होती है, जो बूलियन रिंग होती है उसमें एक प्लस एक जीरो होता नहीं होता? बूलियन रिंग में एक प्लस एक जीरो होता है ना। बूलियन अलजेब्रा में एक और एक होता है, हमारी गणित में एक और एक दो होता है। तो इसका मतलब और बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, खुल के बनाओ। लेकिन अब इस गेम में आप चेंज नहीं कर सकते, ये रिजिड हो गया, ये फिक्स हो गया। तो बात जमी। अब इसमें आप कोई भी रूल बनाते हो, अब यहाँ पे नए रूल बना सकते हो, नए रूल की दिक्कत नहीं है, लेकिन पुराने रूलों को तोड़ते हुए नहीं बना सकते। कोई भी रूल अब आप खंडित नहीं कर सकते, जो रूल चल रहे हैं वो अब चलते रहेंगे, उस पे उन्हीं रूलों पे कुछ भी नया बना सकते हो, उन्हीं रूलों के अंदर अंदर रह के कुछ भी नया बना सकते हो, मतलब थ्योरम बना सकते हो। चलो आ जाओ, वापस आते हैं। तो ये भी एक सुंदर प्रकार है इस बात का, कि हम लोगों ने डिसाइड किया था शुरुआत में कि भाई कोई नंबर को बार बार लिख लूं और गुणा करना हुआ है, मान लो 5 को 5 के साथ गुणा करना हुआ है, और 5 ने 5 के साथ 3 बार गुणा करना हुआ है, तो लिखना में आसान है, चलो सीधा 5 × 5। अगर 5 को कई बार और लिखना पड़े तो, मतलब 5 को अगर 10 बार लिखना हो तो क्या हम ऐसे लिखते रहेंगे? 5 × 5
इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, वो तो बहुत टाइम खासी। और गणित तारा की प्रॉब्लम हमेशा एक ही है, आ चीज़ों में टाइम बर्बाद कौन कर सका, इन चीज़ों में टाइम बर्बाद नहीं किया जा सकता, है ना। ये फालतू फालतू जो खाना पूर्ति है, इसमें हम समय बर्बाद कभी नहीं करते। गणित का बंदा बड़ा समझदार है, इस बात को लेके बहुत समझदार होते हैं कि हम गैर जरूरी चीजों में समय बर्बाद नहीं करेंगे। अब 5 को 10 बार लिखना, अगली बार 5 लिखना पड़ गया तो फिर दोबारा 5 ना 10 बार लिखो, फिर अगली बार दोबारा लिखना पड़ गया तो फिर 5 ना 10 बार लिखो, क्या कौन चाल है। तो हमने क्या किया, हमने डिसाइड किया कि हम इसको 5 को 10 बार गुणा करना है, तो उसको लिखने का एक सिस्टम बना लेंगे जिसको पावर सिस्टम बोलेंगे। 5 की पावर 10, इसका अर्थ होगा कि 5 10 बार है। तो ये हमारा हो गया शॉर्ट एंड स्वीट। ये गणित का आधार होता है, हमेशा आधार होता है ये, और ये अच्छा भी है, ये बहुत अच्छा है। हमारे गणित को देखो, डेवलपमेंट को अगर आप देखते हो तो हमारे गणित का जो डेवलपमेंट है वो ऐसे ही हुआ, सिंबल 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 सिंबल, तो लोगों को कम पसंद आती है। अब वो जो लोग जो गणित से बाहर है, उन लोगों को लगता है, जैसे मेरी वाइफ है, बा बोला ये के लीक लिकोड़िया है। लीक लिकोड़िया का मतलब जैसे छोटा बच्चा करता है ना, ऐसे कुछ भी बना देता है। तो हमारी वाइफ जो है वो बोले ए लीक लिकोड़िया था, के समझ में आवे। अब वो मैथ से नहीं है, तो उसको ये समझाना मुश्किल है कि लीक लिकोलिया को नहीं, ये सिंबल्स है। और ये बहुत सही है, बहुत सही इसलिए है कि चीजों को छोटा करके लिखना ज्यादा सही होता है, ताकि ज्यादा लिखा जा सके, ज्यादा हल किया जा सके, ज्यादा पढ़ा जा सके, जल्दी पढ़ा जा सके, है ना। अब एक आप लिखते हो बराबर, या इंग्लिश में भी लिखते हो इक्वल, उसकी बजाय ये चीज लिखना कौन सा ज्यादा आसान होगा, कौन सी चीज ज्यादा आसान होगी, कौन सी चीजें ज्यादा आसान होगी, लैम्डा, म्यू, या बराबर लिखूं या ये वाला बराबर लिखूं, कौन सा ज्यादा आसान होगा। तो यही हमारा गणित का आधार है कि भाई इन चीजों में समय, लिखने में समय बर्बाद नहीं करेंगे, जितना शॉर्ट हो सके उतना लिखेंगे। तो हमने ये चीजें इजाद कर ली, और ये कंटिन्यू चल रहा है, ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया कि हमने सारी चीजें कर ली, नहीं। अभी भी हमारा लगातार, हम उन लोगों को सराहना देते हैं जो लोग हमारे पुराने सिस्टम को और छोटा करके लिखने की तरीका बता दे कि भैया ऐसे लिख लो और छोटा हो जाएगा, ऐसे लिखो, और मैं राजी राजी अपना ले जाऊं, क्योंकि मान तो और छोटा हो सके। अब वो 5 की पावर 10 है, कोई यूं छोटा करके दिखा दे तो और ही मजा आ जाए, मान तो कोई यूं छोटा। हाँ देखो, अर्थ का अनर्थ नहीं होना चाहिए, अर्थ का अनर्थ नहीं होना चाहिए बस। और फिर कोई चमत्कार है तो कर दो, कोई और छोटो कर सको तो स्वागत है सारो। तो ये होगी हमारी सामान्य घात, सामान्य घात। अब एक बहुत और इंटरेस्टिंग पार्ट आता है कि अगर सामान्य घात के बजाय, अगर यहां पे हमने क्या किया, सेम नंबर को 10 टाइम रिपीट किया, सेम नंबर को, सेम नंबर को 10 टाइम रिपीट किया, क्या ऐसी भी कोई पावर हो सकती है जिसका मतलब ये हो कि सेम रिपीट मत करो, हर बार इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिपीट करो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिपीट करो, या घटते हुए क्रम में रिपीट करो, या तो बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में। तो बिल्कुल एक और पावर हो सकती है जिसको क्रम गुणित पावर कहते हैं, जैसे फैक्टोरियल में होता है। फैक्टोरियल में क्या होता है, 5, अगर फैक्टोरियल 5 है तो 5 4 3 2 1, आप हर बार एक कम होते चले जाते हो, है ना। तो वैसा ही हम यहाँ पे भी करेंगे, 5 के ऊपर, या ये ले लेता हूं 8, ये पावर जो है, ये पावर, और एक हमारी ये सामान्य पावर, ये ब्रैकेट वाली पावर जो है इसको क्रम गुणित पावर कहते हैं। इसका मतलब तो ये होता है कि आप 8 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 की पावर 3, 8 8 8, और 8 की पावर 3, यहां क्या होता है, 8, अगली बार एक कम, 7, अगली बार एक कम, 3। ये जो ऊपर वाली पावर बताती है कि कितनी बार चलना है, यहाँ पे भी तो यही बता रही थी, यहाँ पे भी तो यही बता रही थी कि 3 बार चलना है, 1 2 3। लेकिन ये जो 3 पावर है ये भी वही कहती है 3 बार चलना है, 1 2 3, लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर में, छोटे ऑर्डर में, छोटा होते हुए चलना है, 3 बार चलना है छोटा होते हुए।
मैडम के पास वैसे कोई सब्जेक्ट नहीं था। मैडम भांति भांति के मैडम ने सब्जेक्ट पढ़े। पहले शायद 12th तक बायोलॉजी रही थी, फिर उसके बाद में पढ़ाई छोड़ दी थी। फिर कैसे न कैसे करके प्राइवेट करके आर्ट्स बीए कर ली। फिर अचानक से कोई मोटिवेशन आया, कुछ और आया, तो बम्बई जाके एमबीए कर लिया। मतलब ऐसे ही लाइफ होती चली गई। फिर एमबीए हो गया। एमबीए होने के बाद में वहाँ अच्छी सेट हो गई कंपनी में। फिर यहाँ पे आ गई। दादी बीमार थी तो यहाँ आई तो बैंक की फॉर्म निकले हुए थे, बैंक के फॉर्म भर दिए, उसकी तैयारी की 15 दिन, बैंक में लग गई। बस यूं ही इम्बैलेंस रहा। इंटेलिजेंट बहुत है, इस वजह से 15 दिन में ना को प्यार दियो। ठीक है, ये समझ में, ये फैक्टोरियल नहीं हो सकता। फैक्टोरियल में क्या होता है, आप लास्ट तक जाते हैं, एक तक जाते हैं। इसमें फर्क है। जैसे फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल 5 में क्या होता है, आप लास्ट तक जाते हैं, बीच में रुकते नहीं है। 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1, लास्ट एक तक जाते हैं, आप रुकते कहीं नहीं है। हाँ, मुझसे इंटेलिजेंट है। हाँ, वो इंटेलिजेंट बहुत है, बहुत होशियार है वो। बड़ी होशियार है, बहुत तेज है वो, बहुत प्रैक्टिकल भी है, बहुत एडवांस भी बहुत है वो। बहुत मतलब नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत शानदार है। ज्यादातर जो वास्ट चीजें वो समझती है, वो जानती है। और सबसे बड़ी बात जो एक, जैसे हम कहते हैं कि जो दो आदमी का जोड़ा बनता है, दो की शादी होती है, तो उसमें बहुत बड़ी बात होती है कि आपका जो दूसरा हिस्सा हो, है ना, वो हमेशा आपका कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। मतलब आपका पूरक होना चाहिए। जैसे मैं हूँ, मैं कम प्रैक्टिकल हूँ, मैं अनसोशल हूँ, मैं ज्यादा सामाजिक नहीं हूँ। ज्यादा लोग अगर मैंने घेर लिया 5 एक आदमी तो मैं हड़बड़ा जाऊं। मैं कंट्रोल मैं मतलब अगर ज्यादा भीड़ में मैंने छोड़ दियो तो मैं घबरा जाऊं, मैं मतलब असहज हो जाऊं काफी। तो ये चीजें मेरे लिए नहीं बनी है सामाजिक। मैं ज्यादा हंस कौन सकूं फालतू में या बेमतलब में, हाँ 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 हाँ, ये मेरे से कौन नहीं हुए। तो मैं जो वो जो चीजें मेरे अंदर कम है, वो उसके अंदर उससे ज्यादा है, वो उतनी उसके अंदर ज्यादा है। वो सोशल है, वो सामाजिक है, वो प्रैक्टिकल है, वो व्यवहारिक है। वो उन चीजों को पूरा करती है जो मेरे अंदर बहुत निम्न मात्रा में है। वो उन सब चीजों को बैलेंस कर देती है, जिससे हमारी गाड़ी चलती रहती है। वरना अटक जाएगा, अगर दोनों एक दिशा हो जाता तो ले बैठता, तो बाबा चीजा ने कंट्रोल कर लिया। हाँ, बस ये कमाल है, अच्छी बात है। तो ये हो गई हमारी क्रम गुणित पावर में। तो क्रम गुणित पावर में आपको पीछे चलना है ना। अब इसको एक व्यापक रूप दे देते हैं। अब यहाँ तो क्या होता है, ए पे एन पावर होती है, तो यहाँ पे आप ए को एन बार गुणा करते हैं, ए गुणा ए गुणा ए गुणा ए। ये एन बार, ए को ही आप रिपीट करते हैं, आप छोटा बड़ा नहीं करते। 1 2 3 4 डैश 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 एन बार पूरा आ गया। अब इसमें क्या होता है, क्रम गुणित पावर में आप धीरे धीरे पीछे चलते हैं, एक एक बार पीछे। ये ए आया, फिर एक कम कर दो, A-1 आया, और एक कम कर दो, A-2 आया। लेकिन याद है, गिनती मत भूल जाना, एन तक चलना है। ये सारे एन बार आ जाने चाहिए, तो लास्ट आपके पास आएगा A-N-1। N-1 क्यों आया, एन क्यों नहीं आया, क्योंकि आपने गिनती यहां से शुरू किया। देखो 1 2 3 डैश डैश डैश, ये एन, तो ये एन। ठीक है, A-N-1। अब आ जाओ, इस पे आते हैं। और एक चीज और इसमें ऐड कर देते हैं साथ में, ताकि काम आसान हो जाए। अब इन दोनों पावर से फायदा क्या होता है, इन दोनों ही पावर से हमें क्या फायदा होता है।
ये इन दोनों में ही खास बात क्या है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों हम एक नॉर्मल पावर की जगह इसको भी ला रहे हैं, ऐसा क्यों ला रहे हैं, ऐसा इसमें क्या खास बात है। इसका सबसे खास बात ये है, सबसे सुंदर पॉइंट ये है कि जब आप इसका अंतर निकालने जाते हैं, डेल्टा निकालने जाते हैं, तो एक साधारण पावर, एक सामान्य पावर का जब आप डेल्टा निकालने जाते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, जबकि इसका डेल्टा बहुत आसान होता है। इसका डेल्टा जब आप निकालते हो तो चुटकी में निकल जाएगा। देखो, एक सेम सवाल के ऊपर हम एक क्रम गुणित वाला लेते हैं और एक सामान्य पावर का लेते हैं, और दोनों के लिए हम डेल्टा निकालते हैं, अंतर निकालते हैं और देखते हैं अंतर किसका ज्यादा आसान है। ऊपर कर देता हूं, एक्स क्यूब ले लो और मैं डेल्टा निकालता हूं एक्स क्यूब का। अब दोनों में ही फर्क देखना, समझने की कोशिश करना कि कुछ चीजें बनाई गई है तो निश्चित तौर पे कोई खास बात देख के ही बनाई गई होगी, है ना। अगर आपने क्रम गुणित पावर बनाई तो यूं तो नहीं बनाई होगी। कहीं तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, जैसे अभी जो एग्जांपल ही बता रहा था आपको, जब गली में आप क्रिकेट खेलते हैं तो घर में जाने को आउट मानते हैं, तो उसका मतलब कुछ सोचा तो होगा ना आपने कि नियम क्यों डाला है, यूं ही थोड़ी डाल दिया, है ना। गैर जरूरी नियम तो आप नहीं डालेंगे, आप सिर्फ वही नियम डालेंगे जिससे वो गेम आराम से हो सके। तो डेल्टा एक्स क्यूब, अगर खाली एक्स क्यूब का निकालते हैं तो हमें क्या करना होगा, इसको एक कदम पहले बढ़ाना होगा, एक्स प्लस एच की क्यूब माइनस अगला मान माइनस करंट वैल्यू, है ना। अगला मान माइनस पिछला मान, हो गया। एच का मान मैं एक ले लूं आसानी के लिए, तो ये मेरा हो जाएगा, और ब्रैकेट में खोलूं तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 3 प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब कट गया, ये 3x² प्लस 3x प्लस 1 आ गया। तो अब इस चीज में ये है कि ये जो आया है 3x² प्लस 3x प्लस 1, अगर मैं और अंतर निकालूंगा तो थोड़ा ये और मुश्किल होता चला जाएगा। यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं दिख रहा। अब मैं इसको देख के बता सकता हूँ कि दूसरा अंतर क्या आएगा, नहीं, कोई पैटर्न नहीं है। अब मैं इसका दूसरा अंतर निकालूं तो कोई पैटर्न नहीं है, तीसरा अंतर निकालूं तो जब पैटर्न ही नहीं है तो मुझे हर बार अंतर निकालना पड़ेगा, क्योंकि कोई पैटर्न आ ही नहीं रहा। जबकि क्रम गुणित में देखिए, क्रम गुणित में यही सबसे बड़ी चीज है कि इसमें आपको अंतर के साथ एक पैटर्न नजर आता है, डेल्टा एक्स क्यूब। इस बार पावर क्रम गुणित की है, पावर क्रम गुणित है, तो क्या होगा, एक्स प्लस एच की 3 क्रम गुणित पावर, 3 पावर, एक्स प्लस एच की 3 पावर, अगला मान माइनस करंट वैल्यू, तो x की जगह एक्स प्लस एच आ जाएगा, 3 पावर माइनस 3 पावर, ठीक है। h का मान 1 ले लेते हैं सुविधा के लिए, ठीक है। खोलो, अब इसको खोलते टाइम ध्यान देना, जहां पे आप हो वहां से खोलना शुरू करो, जहां पे अभी हो वहां से खोलना शुरू करो। तो x प्लस 1 एक ब्रैकेट, x प्लस 1 एक ब्रैकेट, फिर एक कम x, फिर और एक कम x माइनस 1। जहां से हो, देखो इसमें क्या होता है, जहां आप हो वहां से शुरू करते हो और हर बार एक कदम पीछे चलते रहते हो। कितनी बार चलना होता है, जितनी पावर होती है। जहां पे होते हो वहीं से शुरू करते हो और एक एक कदम पीछे चलते जाते हो, और कितनी बार चलते हो, जितनी पावर होती है। तो x प्लस 1 से शुरू किया, एक एक कदम पीछे आया, x प्लस 1 से x से x माइनस 1, 3 बार ही क्यों चला, क्योंकि पावर 3 थी। माइनस, इस पे आ जाओ, करंट वैल्यू क्या है, शुरुआत क्या है x, फिर एक कम हुआ x माइनस 1, फिर एक और कम हुआ x माइनस 2, हो गया 3 बार, 3 बार डन। इनमें कॉमन है, क्या कॉमन है, x और x माइनस 1 कॉमन है, निकाल लो। x और x माइनस 1 कॉमन ले लिया, कॉमन लेते ही अंदर बचेगा x प्लस 1 ब्रेकेट x माइनस माइनस प्लस 2, x से x कट गया, 2 और 1 3 आ गया, 3x x माइनस 1 आ गया। x माइनस 1 को मैं लिख सकता हूं 3x क्रम गुणित 2 पावर। अब देखो, अब पकड़ में आ रहा है कि यार ये तो बड़ा आसान हो गया, ये तो बहुत आसान हो गया। अब मैंने यहाँ पे x क्रम गुणित 3 पावर का अंतर निकाला और वो 3x 2 आ रहा है। और एक गौर करो इसको, एक इसको गौर करो, इसमें आपको पैटर्न ही नहीं आ रहा था कोई। इसमें जब आपने निकाला डेल्टा एक्स क्यूब का डेल्टा निकाला तो वो हमारे पास आया 3x² प्लस 3x प्लस 1, जो कि कोई पैटर्न ही नहीं समझ में आ रहा कि हो क्या रहा है।
हर बार करके ही देखना पड़ेगा। और यहाँ देखो, यहाँ देख रहा है कि अवकलन जैसा है, 3 पावर आगे आ गई 1 पावर कम हो गई, 3 पावर आगे आ गई 1 पावर कम हो गई। तो यही है सबसे प्यारी चीज कि जब आप क्रम गुणित में आपका बहुपद जो है, जब वो क्रम गुणित में होता है तो ये वैसे ट्रीट करता है जैसे कोई अवकलन कर रहे हो, वैसे ट्रीट करता है जैसे कोई अवकलन काम कर रहा है। अगर आपका बहुपद क्रम गुणित घात में लिख दिया जाए तो फिर आपका बहुपद जो है क्रम गुणित में बदलने के बाद अगर आपने उसमें अंतर निकाला तो ये वैसे निकलेगा जैसे आप अवकलन कर रहे हो, जस्ट अवकलन करने जैसा। अगर मैं यहाँ कहूँ दूसरा अवकलन, दूसरा अंतर क्या आएगा, तो ये देखो ये आएगा दूसरा अंतर, और 1 पावर आगे आ जाएगी 3 गुणा 2। तो इसका मतलब अंतर निकालना कितना आसान हो जाएगा अगर वो क्रम गुणित में लिख दिया जाए। अगर उसे क्रम गुणित में लिख दिया जाए किसी बहुपद को, तो उसका अंतर निकालना कितना आसान हो जाएगा, जस्ट अवकलन करना, सिर्फ अवकलन करने जैसा हो जाएगा। ये है क्रम गुणित पावर की ताकत। और मैं ये चीज हमेशा याद दिलाता हूँ कि कोई भी चीज बनाए तो आप हजारों चीजें सकते हैं, अनंत चीजें आप बना सकते हैं, लेकिन टिकती कौन सी है, जो अपने आप को साबित करे कि मैं सार्थक हूं, जो अपने आप को साबित करे। और अगर कोई टिक रही है तो विश्वास करो कि उसमें कोई ना कोई सार्थकता जरूर है। अगर सार्थकता नहीं होती तो टिक पाना असंभव था। तो अगर कोई चीज टिक रही है, अगर गणित में कोई चीज आपको दिख रही है, आपको लग रहा है यूं ही नहीं है, सदियों तक वो इसीलिए टिकी है कि कुछ ऐसा है उसके पास जो उसे सार्थक बनाता है। अगर सार्थक ना होता तो लुप्त हो जाती, है ना। आपणाकन भी बहुत सारी चीजें आई, है ना। शुरुआत में जब हम देखते हैं, और एक किताब आई थी आप लोगों ने, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम से एक किताब आई थी, मेरे पास पढ़िए। हाँ, ये किताब थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, है ना, चार्ल्स डार्विन की किताब थी। तो चार्ल्स डार्विन ने, अब इवोल्यूशन का सिद्धांत तो आपने पढ़ा ही होगा, तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये बुक है ना, देखो ये दिख रहा होगा क्या, ये है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, चार्ल्स डार्विन की। और ये जो किताब है इसमें स्पीसीज के बारे में बताया है कि एक थ्योरी बनाई है कि भाई कैसे कैसे इंसान आए, किस तरीके से इंसान बड़े हुए, किस तरीके से। तो इन्होंने जो थ्योरी है चार्ल्स डार्विन की, वो तो आपने पढ़ी है, इवोल्यूशन थ्योरी है। इसमें कोई ईश्वर का इंटरफेयर नहीं है इस थ्योरी में, बिल्कुल ये है एक पैरेलल थ्योरी है। एक तो थ्योरी होती है जो नॉर्मली आप सुनने को आता है कि भगवान ने ये सब बनाया, भगवान ने ये बनाया, भगवान ने वो बनाया। एक तो थ्योरी वो है जो धार्मिक थ्योरी नॉर्मली मानी जाती है कि ईश्वर ऐसे ऐसे ऐसे, ईश्वर हर जगह इंटरवेन करता गया और इंसान डेवलप होता चला गया। एक थ्योरी इस तरीके से काम करती है। एक थ्योरी है चार्ल्स डार्विन की जो इवोल्यूशन थ्योरी है कि भाई कुछ नहीं हुआ, आदमी पढ़ तो गए और ठीक हो तो गए और समझ तो गए और अकलमंद हो तो गए। और ये कुछ काम भी करती है। जैसे बच्चा होता है, अब बच्चा चलना सीख जाए और मैं कह दूं कि मेरे बच्चे को ईश्वरी कृपा से चलना सीखा है, तो थोड़ा सा गड़बड़ लगता है। मेरा बच्चा चला गिरा उठा, चला गिरा वापस बैठा, और वो धीरे 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 उसने अपने आप को इवॉल्व कर लिया चलने लायक। तो एक्चुअली हम इवॉल्व हुए हैं, ना कि झटके में एक दिन किसी ने आशीर्वाद दिया, किसी ने सर पे हाथ फेरा और मेरा बच्चा चलने लग गया, ऐसा नहीं है। मेरा बच्चा धीरे धीरे उसके पैरों में ताकत आई है, खाना खिलाया उसको, उसकी मालिश करी, पैरों में जान आई, उसने उठना शुरू किया, वो गिरा फिर उठा फिर गिरा, और वो कंटिन्यू प्रयास करता रहा, धीरे धीरे वो चलना सीख गया। ये प्रोसेस तो समझ में आता है। लेकिन ये कि भाई किसी दिन किसी ने हाथ लगाया और मेरा बच्चा भागने लग गया, ऐसा तो कहीं नहीं होता, किसी घर में भी नहीं होता होगा कि बच्चा उठा और दूसरे दिन वो भाग रहा, वो भाग गया, अरे पकड़ो 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 छोड़ो भाग गया, ये तो कोई नहीं होता सी। तो ये चार्ल्स डार्विन की थ्योरी है जिसमें ऐसा कहा जाता है। तो माना जाता है कि शुरुआत में 4 स्पीसीज इंसानों की हुआ करती थी, 4 स्पीसीज हुआ करती थी इंसानों की। और उसमें से जो होमोसेपियंस थे, जो हम हैं, हमें माना जाता है हम होमोसेपियंस है, होमोसेपियंस बच पाए, और बाकी 3 जो है वो या तो हमारे साथ मेट कर गई, मतलब हमारे साथ मिक्स हो गई, या फिर लुप्त हो गई। हम होमोसेपियंस सिर्फ बच पाए। ठीक है, तो सेम वही बात है, वो चीजें लुप्त हो जाएंगी, अपने आप लुप्त हो जाएंगी, करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इवोल्यूशन थ्योरी कहती है कि जो चीज इस माहौल में नहीं टिक पाएगी, इसके अनुकूल नहीं हो पाएगी, है ना। तो चार्ल्स डार्विन का एक बड़ा फेमस कोट है जिसमें कहता है ना तो शक्तिशाली रुकेगा, ना कमजोर रुकेगा, ना तो कोई शक्तिशाली यहाँ रुकेगा, ना कमजोर यहाँ रुकेगा, यहाँ वो रुकेगा जिसके पास एबिलिटी टू अडॉप्ट है, जो फ्लेक्सिबल है। इस दुनिया में सिर्फ वही चीज बची है जो फ्लेक्सिबल है। और जो फ्लेक्सिबल नहीं है, चाहे वो कितनी भी ताकतवर हो, डायनासोर बहुत ताकतवर थे, गायब हो गए, घास बच गई, डायनासोर गायब हो गए, घास बच गई, है ना। चाहे बहुत ताकतवर हो चाहे बहुत कमजोर हो,
ये दोनों ही सर्वाइव नहीं करेंगे। सर्वाइव वो करेगा जो फ्लेक्सिबल होगा, जो परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को ढाल लेगा। ऐसी परिस्थिति इसके हिसाब से बिहेव करेगा, उस परिस्थिति में उसके हिसाब से बिहेव करेगा। इस तरीके से परिस्थितियों के अनुरूप जो अपने आप को ढाल लेगा वही लंबे समय तक सर्वाइव करेगा। तो हमारी जो 4 स्पीसीज थी उसमें होमो सेपियंस सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल थे, इसलिए वो बच गए। बाकी थोड़े रिजिड थे, लापता हो गए। तो सेम वही बात है, गणित के अंदर भी सेम वही बात है कि चीज वही बचती है जिसके पास कुछ सार्थकता होती है, वरना गायब हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई, इसका महत्व समझ में आ गया कि क्रम गुणित पावर का क्या मजा है। इसमें अंतर निकालने का अलग ही आनंद है, अंतर निकालने का आनंद अलग ही है। सीधा अवकलन करो बस, यहाँ करो जहाँ अवकलन कर रहे हो, एक पावर आगे और एक पावर आगे और एक पावर आगे। ये देखो इसका डेल्टा, ये डेल्टा की पावर एन है, डेल्टा की पावर एन का मतलब डी की पावर एन की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि पावर क्रम गुणित में है, डेल्टा डी बन जाता है ना। जैसे गंगाधर शक्तिमान बन जाता है ना, तो जैसे क्रम गुणित पावर आती है, जैसे परिस्थितियां खराब आती है या शहर पे कोई अटैक हो जाता है तो गंगाधर शक्तिमान बन जाता है। तो सेम यहाँ पे भी है, अगर आपका बहुपद जो है वो क्रम गुणित में आ जाता है तो आपका डेल्टा डी बन जाता है ना, गंगाधर शक्तिमान बन गया। और गंगाधर शक्तिमान बनते ही अपना काम शुरू कर देगा, एन आगे, फिर एक पावर और आगे, फिर एक पावर और आगे, और धीरे 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 एक एक पावर करते हैं। एन पावर है, एन अवकलन कक्षा, तो ये फैक्टोरियल एन वजह से। लेकिन अगर h का मान 1 है तब तो ये, और अगर h का मान 1 नहीं है तो h की पावर n भी आएगा। h अगर 1 है तो h की पावर, h अगर h सही में h ही है, जैसे हम अवकलन कर रहे थे उसमें h की पावर उतनी आ जाएगी जितनी बार आप अवकलन करें, जितना आप अंतर निकाल रहे हैं उतनी h की पावर आ जाएगी। 2h, h स्क्वायर, h क्यूब, h की पावर 4 वो आता जाएगा जितनी बार आप अवकलन करते हैं। ठीक है, h अगर 1 हुआ तो हट जाएगा, वरना फैक्टोरियल एन h की पावर n। ये हो गया आपका क्रम गुणित पावर का महत्व। ठीक है, तो चलो उम्मीद करता हूँ कि आज चीज थारे एकदम जच गई उसी, समझ में भी आ गई उसी, है ना। तो कोई भी चीज जब भी पढ़ो तो हमेशा याद रखो कि उसमें कोई ना कोई जरूर सार्थकता जरूर रही है, कोई ना कोई अर्थ जरूर आए, कोई ना कोई मायने बहुत रहे होंगे, और बिना मायनों की कोई चीज रख नहीं सकती, ठहर नहीं सकती, है ना। चलो मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं आप लोगों से 2D ज्योमेट्री के साथ। आज बस इतना ही।